Erik Haslov. Oh, wait a minute. Haslov. ओके, जो आपने भेजा था वही है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम डाउट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? Okay, sir. चलिए, 14th ग्रुप में बेसिकली अपने को क्या करना था? ये बोरोन वाला तो सारा हो गया था ना? Just a minute, sir. बताओ. 13th ग्रुप Yes, sir. हो गया. 13th ग्रुप के बाद 14th ग्रुप में बात करें तो यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड होता है, ठीक है? ये 6, ये 14, इसमें अब 18 ऐड कर देंगे तो ये 32, 18 ऐड कर दीजिए तो 50 और इसमें 32 ऐड कर दीजिए तो 82। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हीलियम 2s2 2p2, सिलिकॉन में करेंगे तो नियॉन 3s2 3p2, ऐसे जर्मेनियम का कर लेंगे हम लोग जिसमें 3d भी आ जाएगा। थ्री एस टू 3p2, उसके बाद जर्मेनियम का करेंगे तो आर्गन आएगा, आर्गन के बाद 3d10 आ जाएगा और ये 4s2 4p2। और फिर यहाँ पे जब करेंगे तो क्रिप्टन आएगा, क्रिप्टन में क्या आ जाएगा आपका 4d10 5s2 5p2 और यहाँ पे जेनॉन आ जाएगा जिसमें 4f14 भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 5d10 आएगा तो उससे पहले 4f14 आएगा और फिर आपके पास क्या आ जाएगा 6s2 6p2। ये इस आपका क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो देखिए ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, पहले ये कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए फिर मुझे बताइए। डन। Just a minute, sir. Yes, sir. अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो ग्रुप 14 जो होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू NS2 NP2. It also shows +2 oxidation state due to inert pair effect. तो डाउन द ग्रुप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है और जो ऊपर होते हैं ग्रुप में वो आपके +4 में ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की जब बात करूंगा मैं तो ये आ जाएगा Pb+2, देन Sn+2, देन जर्मेनियम +2, देन सिलिकॉन +2 एंड देन आ जाएगा कार्बन +2। ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है? +4 का इसका उल्टा हो जाएगा।
डन सर। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे बात आता है आयनाइजेशन एनर्जी की, तो हम बात कर लेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। तो एक बात बताइए, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? सर डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद क्या आ जाएगा, टिन। टिन नहीं होता है यहाँ पे, लेड होता है, देन टिन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एफ आ जाता है, तो इसका ड्यू टू, इसमें एफ आ गया था कि नहीं, कॉन्फ़िगरेशन किया था तो 4f14 आ गया था, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा दो, इस वजह से एक इजिली एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबसेल, इसलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है टिन से। तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव जो होता है बेसिकली वो इंक्रीज कर जाता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबसेल। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, देन आयोनाइजेशन एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है। सर ये पोअर शेडिंग इफेक्ट पीवी पे। पुअर शील्डिंग इफेक्ट जी, सर ये बोलिए। किस पे? देखिए सबसे बेस्ट इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट होता है एस का, देन पी का, देन डी का, देन एफ का। एफ काफी दूर होता है, ठीक है, ये तो इसका खींच लेता है अपने तरफ न्यूक्लियस, ठीक है, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाता है। और जेड इफेक्टिव जब इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रोटॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा कि नहीं? यस सर। इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो लेड में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टिन। ठीक है। ओके। अब देखिए यहाँ पे डेंसिटी की जब बात करेंगे तो डेंसिटी देखिए, डाउन द ग्रुप डेंसिटी जो होता है वो इंक्रीज करता है। लेकिन अगर यहाँ पे कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, देन क्या आ जाएगा, टिन, एंड देन लेड। ये तब ट्रू होगा जब कार्बन जो होगा आपका ग्रेफाइट के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? ग्रेफाइट के फॉर्म में। अगर कार्बन आपका डायमंड वाला ले रहे हैं, डायमंड के फॉर्म में हो, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, तो इसका जो डेंसिटी होता है सिलिकॉन से ज्यादा होता है, बाकी सब सेम ही रहता है। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जो डायमंड होता है काफी ज्यादा डेंस होता है कि नहीं, यस सर। इस वजह से होता है। डन सर। हो गया पूरा। अब देखिए यहाँ पे जब बात करेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। टॉपिक डालिएगा बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज डिक्रीज करता जाएगा, तो कार्बन का सबसे ज्यादा, सिलिकॉन का, देन जर्मेनियम का, देन टिन का, देन लेड का। बॉइलिंग पॉइंट का सीधा सीधा इससे लिख लीजिए। उसके बाद टॉपिक डालिएगा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। जब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं हम लोग, तो दो टाइप का होता है, एक क्रिस्टलिन फॉर्म होता है और दूसरा एमॉर्फस फॉर्म होता है। क्रिस्टलिन वाले की बात करें तो यहाँ तीन फॉर्म आता है इसमें। एक आता है आपका ग्रेफाइट, एक आता है आपके पास डायमंड, और एक आता है आपके पास फुलेर। और एमॉर्फस फॉर्म की बात करें हम लोग, तो एमॉर्फस फॉर्म में आपके पास जो होता है वो
चारकोल, और फिर आ जाता है आपके पास लैम्प ब्लैक। प्लीज राइट। तो वो थर्ड वाला फॉर्म कौन सा है अमोर्फस में? फुल लैम्प ब्लैक। से अमोर्फस और क्रिस्टलाइन में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस यही होता है, ये जो होते हैं आपके लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाले होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। डिस्टरबेंस आ रही है क्या, आपको आवाज आ रही है? ये सर। ओके वेट अ मिनट। यस, तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द पार्टिकल होते हैं सॉलिड स्टेट में, वो एक ऑर्डर में अरेंज्ड हो काफी दूर तक, ठीक है, लॉन्ग रेंज तक, उसको कहते हैं क्रिस्टलिन सॉलिड। और एमॉर्फस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, ठीक है। इसमें जो एग्जांपल लेना है, आप ग्लास ले सकते हैं, प्लास्टिक ले सकते हैं, ये सारे एग्जांपल आ जाएगा इसमें। एग्जांपल अगर ले सॉलिड हिसाब, सॉलिड स्टेट के हिसाब से NaCl वगैरह, इसमें आ जाएगा ZnS वगैरह, ठीक है। ओके। मेटालिक बॉन्ड लिख लिया आपने? यस सर। चलो, अब देखिए आगे वाला पार्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है मेरे पास, ये क्रिस्टलिन सॉलिड वाला। हमें यही पढ़ना है, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरेन, जो कि ऑलरेडी अपने क्लास 10th में पढ़ रखा है, राइट। यस। तो ये ऑलरेडी, बस मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा। वेट अ मिनट, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, ग्रेफाइट की जब बात करते हैं तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो लेयर टाइप होता है और 2D में होता है। किस में होता है आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है, वो लेयर टाइप होता है और 2D में होता है, 2D हेक्सागोनल। जैसे 2D में मतलब दो ही होगा आपके पास, ठीक है, ऐसे ही बना हुआ होता है, हेक्सागोनल टाइप का, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रेफाइट कहते हैं। अब जो ग्रेफाइट का लेयर होता है, ठीक है, ये वीक वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को होल्ड किए रहते हैं, एक दूसरे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वीक वंडरवॉल फोर्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर इन ग्रेफाइट। दो लेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है बेसिकली, वो 340 पिकोमीटर होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट के हर एक, देखिए अगर मैं ग्रेफाइट यहाँ पे बनाया हूं तो ये कार्बन है, क्योंकि ये क्या है, एलोट्रॉप्स फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन से ही तो ग्रेफाइट बना है। तो अगर ये कार्बन है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं आप, कितना बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन? सर सर तीन sp2। sp2 होगा, ठीक है। और कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर मुझे 4 बॉन्ड चाहिए होंगे। चार होते हैं। यस। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? चार होते हैं, तो 4। एक यस सर। इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। यस। तो ये एक जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हूं मैं, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड विथ 3 नेबरिंग कार्बन एटम्स। जो 4 इलेक्ट्रॉन होता है वो डीलोकलाइज्ड होते रहता है, पाई बॉन्ड बनाते रहता है, इनफैक्ट वो मूव करते रहता है, जिसके वजह से ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए इसे लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बता दीजिएगा होगा तो।
सर ये लास्ट वाला पॉइंट समझ में नहीं आया इसमें। तीन यहाँ तक क्लियर है। 3 सिग्मा बॉन्ड विद 3 नेबरिंग एटम्स। यस सर। उसके बाद जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, या फिर यूं कह ले कि ये डीलोकलाइज होते रहता है 4 बॉन्ड, ठीक है, जिसके वजह से ये कंडक्ट करता है। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन एक फ्री होगा, वो मूव करेगा कि नहीं। तो कभी इधर से मान लीजिए यहाँ पे है फोर्थ इलेक्ट्रॉन, इसके पास फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो कभी ये इधर मूव करेगा, इसके पास भी फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा, तो डबल बॉन्ड बनाएंगे कि नहीं। यस सर। वो डबल बॉन्ड बनता है तो वहां पे क्या बनता है आपका, पाई बॉन्ड ही तो बनता है। यस सर। तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। ओके। ओके। हो गया, यहाँ तक हो गया। यस सर हो। ओके। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन या और सीसी का जो डिस्टेंस होता है बॉन्ड लेंथ का 141.5 पिकोमीटर होता है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास जो 2 लेयर होते हैं हेक्सागोनल, ठीक है, वो एक दूसरे से वीक वंडरवॉल फोर्स से अटैच रहते हैं, जिसकी वजह से वीक वंडरवॉल फोर्स की वजह से वो एक दूसरे पे स्लाइड कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, स्लाइड कर जाते हैं, जिसके वजह से ये स्लिपरी और सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, 2D हेक्सागोनल लेयर टाइप स्ट्रक्चर, एक दूसरे पे जो लेयर होता है वो वीक वंडरवॉल फोर्स से अटैच्ड होता है, तो वो वीक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एक दूसरे पे स्लाइड कर जाते हैं। इसके तो इसके वजह से वो सॉफ्ट और स्लिपरी होता है। इज दैट क्लियर देवांश? देवांश समझ में आया? यस सर आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इस रीजन की वजह से ग्रेफाइट को जो है ना हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन मशीन रनिंग एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे अगर आपको मशीन को क्या करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट बनाना है, स्लिपरी बनाना है, तो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ऑयल का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ऑयल जो है हाई टेम्परेचर पे एवापोरेट हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा कि नहीं। तो यही बेस्ट होता है कि इसके लिए क्या किया जाए, ग्रेफाइट यूज किया जाए, स्लिपरी भी होगा, सॉफ्ट भी होगा, ठीक है। यस। ओके, चलिए ये लिखिए। ये हो जाए तो बताइएगा। ना आपका पेपर कल है ना? यस सर। ओके। डन सर। वेरी गुड। तो यहाँ तक देखिए कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये 2D हेक्सागोनल टाइप होता है, तो ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। यही देख लीजिए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, रुक जाइए कलर चेंज कर दो। इसके पास, तो ये एक दूसरे से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं या नहीं। यस सर।
तो इसी की बात वहां पे हुई थी जो आपको पॉइंट समझ में नहीं आया था, ठीक है। ओके। चलिए डायमंड की बात करें। डायमंड आपको पता है कि डायमंड की बात करेंगे तो सारे के सारे कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, यानी चारों कार्बन जो है इसका ये आपका स्ट्रक्चर बनाने में, मतलब बॉन्ड बनाने में काम आ जा रहा है। तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है जिसकी वजह से ये कंडक्ट नहीं करता। इज दैट क्लियर? यस सर। अब इसके स्ट्रक्चर में डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। चारों के चारों बॉन्ड बने हुए हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं आपके वो डायरेक्शनल इन प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसकी वजह से ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। और डायमंड जो होता है वो 3D स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। बट इसके पास कोवेलेंट बॉन्ड तो होता ही है, लेकिन हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ये 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर में होता है। क्योंकि sp3 है तो इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, और टेट्राहेड्रल 3D में होता है या नहीं, यस और नो? यस सर। तो ये यहाँ पे होता है। और फिर ये इसका यूजेज या मैन्युफैक्चर, इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब में जो टंगस्टन फिलामेंट होता है उसको बनाने में काम आता है। ये लिख लीजिए। सर आपने सेकंड पॉइंट में जो लिख रखा है डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट थ्रू आउट द लैटिस लिखा है। हाँ, थ्रू आउट द लैटिस। हो गया। जैसे मैं सर। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। हो जाए तो बताइए। डन सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे बात खत्म होती है देवांश डायमंड की, ठीक है। पूरी थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए मैंने बोला भी था आपसे तो थोड़ा सा पढ़ के आइएगा इसके बारे में। यस। उसके बाद आ जाता है थर्ड एलोट्रॉप्स विच इज फुलेरिन। फुलेरिन जो होता है इसको बनाया कैसे जाता है, तो ग्रेफाइट को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क में, इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेज सच एज हीलियम और आर्गन। ग्रेफाइट को अगर हीट करते हैं हम हीलियम और आर्गन के प्रेजेंस में एक इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू, तो ये आपका फुलेरिन बन जाएगा। अब इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स जो होता है ना वो फिक्स होता है, C60, 60 एटम होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? आपने देखा होगा फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, यस सर। यस। ठीक है। अब फ्लोरीन में क्या होता है कि एटम्स जो होते हैं अरेंज्ड इन क्लोज केज लाइक स्ट्रक्चर सच एज सॉकर बॉल, फुटबॉल की बात हो रही है। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड बकमिंस्टर फुलेरिन। इसको क्या कहते हैं, बकमिंस्टर फुलेरिन भी कहते हैं, ठीक है। यहां तक पहले कर लीजिए, उसके बाद अंदर स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि कितने मेंबर्ड रिंग होते हैं। डन। यस सर।
अब देखिए ये स्फेरिकल टाइप का होता है, फुटबॉल टाइप का, सॉकर बॉल। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे सीधी सीधी बात है, स्फेरिकल फॉर्म ऑफ फुलरन इज कॉल्ड बकी बॉल। अब इसमें क्या होता है, 26 मेंबर्ड रिंग होते हैं। 6 मेंबर्ड रिंग कितने होते हैं, 20 होते हैं। और 12 जो होते हैं 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं, और 60 वर्टिसेज होते हैं जो कि कार्बन होते हैं। इज दैट क्लियर? 26 मेंबर्ड रिंग होते हैं और 12 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं। ये बात समझ में आया? उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, ये सर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपके 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं, जो 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं इधर 5 मेंबर्ड रिंग से या फिर 6 मेंबर्ड रिंग से। लेकिन जो 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, फ्यूज्ड होते हैं बेसिकली ओनली 6 मेंबर्ड रिंग से। 6 member ring can fuse with 6 membered ring also and 5 membered ring, लेकिन 5 membered ring only fixed fused with 6 membered ring, ठीक है। और ये भी 3 बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है आपका sp2 होता है, ठीक है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है विद 3 अदर कार्बन एटम्स। चौथा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डीलोकलाइज होते रहता है मॉलिक्यूल बनने के बाद, जो आपका बकी बॉल है उसी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मूव करते रहता है। तो ये लिख लीजिए, उसके बाद दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हो गया। यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे ये 3 बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से sp2 होता है। चौथा बॉन्ड के लिए जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो बेसिकली डिलोकलाइज्ड होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जो कि ये दिखाता है कि एरोमेटिक कैरेक्टर रखता है, ठीक है। और इसके पास सिंगल एज वेल एज डबल बॉन्ड होता है विद सी। ये जो 4th इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है उसका लेंथ इतना होता है 143.5 पिकोमीटर, एंड जो डबल बॉन्ड होता है 138.5 पिकोमीटर। इससे लिख लीजिए, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू कर देंगे। डन। यस सर। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत कम है, अभी खत्म हो जाएगा। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 40। तो जो ग्रुप 14 होता है बेसिकली 2 टाइप का ऑक्साइड दिखाते हैं। एक आपका टेट्रा ऑक्साइड, एक मोनो ऑक्साइड। एक मोनो ऑक्साइड हो जाएगा और एक डाइऑक्साइड, टेट्रा नहीं डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला लिखूं तो EO2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, EO लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मोनोऑक्साइड में क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, टिन मोनोऑक्साइड और PbO मोनोऑक्साइड। अब ये जो सिलिकॉन है ना, ये आसानी से बनता नहीं है, इसको हम हाई टेम्परेचर पे बनाते हैं।
तो हम लिख सकते हैं इट इज फॉर्म्ड ओनली एट हाई टेम्परेचर। और ये जो होता है आपका CO, ये बेसिकली न्यूट्रल कंपाउंड होता है। और जब डाइऑक्साइड की बात करते हैं हम लोग, तो डाइऑक्साइड में आपके पास क्या आ जाता है, CO2, SiO2, GeO2, SnO2 एंड PbO2। अभी हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करेंगे। Done, sir. हो गया, वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है कि यहाँ पे एक सवाल पूछ देता है आपको कि इनमें सबसे ज्यादा अरेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे बात हो जाएगा CO2। बता सकते हैं सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एसिडिक कैरेक्टर जब निकालना हो तो वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन मेटल या सेंट्रल एटम कह लीजिए। और अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ही है कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या कर देंगे कि अगर सेम हो जाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ नॉन मेटल या साइज ऑफ सेंट्रल एटम। तो साइज सबसे छोटा जिसका होगा उसका सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं देवांश? हो जाएगा देवांश, ये समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग हेलाइड ऑफ ग्रुप 14। तो हेलाइड भी दो टाइप का बनाता है। एक आपका डाई हेलाइड जिसमें EX2 बनाएगा, और एक आपका बनाएगा टेट्रा हेलाइड जिसमें आपका EX4 बनाएगा। अब आपको पता होना चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं PbX2 ज्यादा स्टेबल है या PbX4, तो क्या बोलिएगा? और यहाँ पे दे दूं GeX2 ज्यादा स्टेबल है या फिर GeX4, तो कौन ज्यादा स्टेबल है? क्या ये आंसर दे सकते हैं आप? पहले लिख लीजिए फिर लेट मी नो। डन। Yes, sir. तो बताया करिए सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा अगर? Sir, PBX2. PbX2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये +2 है, ये +4 है। लेड तो +2 में ज्यादा स्टेबल होता है जी। ये +2 है और ये +4 है, तो ये तो मिडिल में आता है, तो ये होगा ज्यादा स्टेबल। ठीक है। Yes. यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए इसके बाद अपने पास आ जाता है कंडीशन फॉर हाइड्रोलिसिस। कंडीशन फॉर हाइड्रोलिसिस की जब बात करते हैं तो इसका लिख लीजिएगा साथ साथ में। वन बॉन्डेड, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर से रिएक्ट कराना है। वन बॉन्डेड एटम should have vacant orbital, vacant p और vacant d।
एंड पॉजिटिव साइड भी होना चाहिए। और दूसरा, देयर शुड बी लेस steric crowding around central atom. तो बहुत आसान है ये देखना। यहाँ पे देखिए अपने पास, यहाँ पे CCl4 है, ठीक है, और यहाँ H2 है। देवांश, यस सर। आपको पता है कि वाटर के पास क्या होगा, इसके ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, तो इसको हाइड्रोलाइज करना है CCl4 को। तो CCl4 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन या क्लोरीन? सर क्लोरीन। क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव साइट आएगा। तो क्या ये ऑक्सीजन क्लोरीन पे अटैक कर सकता है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे अटैक कर सकता है या नहीं? इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। सर नहीं करेंगे। नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो अटैक नहीं कर सकता इस पे, सिंपल सी बात है। तो क्या अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्या ये कार्बन पे अटैक कर सकता है, यस और नो? यस सर कर सकते हैं। कर सकता है लेकिन नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, नो सर। नो वैकेंट ऑर्बिटल। तो करके फायदा ही क्या है, तो ये CCl4 का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ओके सर। लेकिन अगर हम वहीं पे SiCl4 की बात करते हैं, SiCl4 की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, इस यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो ये इधर तो कर नहीं सकता, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, लेकिन क्या ये इधर अटैक कर सकता है? हाँ कर सकता है, क्योंकि इसके पास थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा ही होगा इसके पास। तो ये अटैक करके यहाँ बना लेगा SiOH होल 4, और यहाँ 4HCl निकल जाए। CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं होगा क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। डन सर। वेरी गुड। तो इसके बारे में एक पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। CCl4 is not hydrolyzed because carbon has no vacant d orbital, due to which it cannot expand its octet. But SiCl4 is hydrolyzed because it can accept lone pair electron given by water due to presence of due to vacant d orbital. और यहाँ आपका पी ब्लॉक खत्म होता है, इससे लिख लीजिए, उसके बाद डाउट देख लेते हैं हम लोग।
प्रेजेंट सर। वेरी गुड। अब डाउट बता दीजिए, टॉपिक वो जो आपने व्हाट्सएप किया था। यस सर। वेट अ मिनट। तो हेस लॉ क्या होता है, देखिए यहाँ। हेस लॉ तो बहुत आसान होता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ से ए से बी जा रहे हैं, बी से और सी से डी जा रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा H1 एंथैल्पी लग रहा है, यहाँ डेल्टा H2 लग रहा है, यहाँ डेल्टा H3 लग रहा है, और एक रास्ता है डायरेक्ट जाने का जिससे डेल्टा H लग रहा है। तो ये क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। डेल्टा H इज इक्वल टू जितना अलग अलग रास्ता लिया है आपने वो डायरेक्ट वाले के सम के बराबर होता है, सिंपल। तो कभी भी आपको क्वेश्चन देता है, जैसे 2-3 रिएक्शन दे रखा है, उसका फॉर्मेशन दे रखा है और किसी इक्वेशन के बारे में पूछ रहा है, तो वो 2-3 रिएक्शन से हमें रिक्वायर्ड रिएक्शन निकालना पड़ता है, और उसमें जो चीजें भी किया आपने, ऐड, सब्ट्रैक्ट, रिवर्स, मल्टीप्लाई, वो सब करके ऐड करके एंड में आंसर आता है, उसी को कहते हैं हेस लॉ। इज दैट क्लियर? यस सर। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन में क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसका डेरिवेशन पूछ रहे थे क्या आप? सर इसका डेरिवेशन छोड़ दीजिए, मुझे आती है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये गैस लॉ को मिला के कर यस देंगे। जैसे पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी कर देता हूँ, एंड वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी बाई पी हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली है और ये इनवर्सली है। तो यस पी इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देंगे तो आर एन टी लिखिए या एन आर टी लिखिए, बात तो सेम ही है ना। यस सर। अब लीच एटलियर्स प्रिंसिपल पूछ रहे हैं आप, जो कि बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे लीच एटलियर्स ने क्या बोला था कि अगर आप इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर रहे हैं विद एनी फैक्टर, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी जो है इक्विलिब्रियम में सी प्लस डी दे रहा है, अब आपने क्या किया कि यहाँ पे ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, तो अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर्स प्रिंसिपल ये इक्वेशन रिएक्शन प्रोसेस खुद को अपना इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए ये जो इफेक्ट डाला आपने उसको नलीफाई करने की कोशिश करेगा। तो ए इधर बढ़ गया है, फिलहाल ये इक्विलिब्रियम में ए बढ़ा दिया, तो आपका इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, राइट साइड में शिफ्ट होगा कि नहीं, नलीफाई करने के लिए। यस सर। अगर इधर बढ़ा दिया आपने सी, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इधर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में देखें तो इधर और इधर दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। अब मान लीजिए 5 मोल है, 5 मोलर है इधर, इधर से रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के बराबर है, यानी ये तो कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ से 5 से आपने 6 कर दिया, तो इसको कैसे नलीफाई करेगा, आधे मोल इधर भेज देगा ताकि 5.5 हो जाए और ये भी 5.5 हो जाए। यस अगर सर। यहाँ ऐड कर दिया तो इधर जाएगा। तो इसके सारे अलग अलग फैक्टर थे, इन सबको मैंने लिखवाया था कि नंबर ऑफ प्रेशर से क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर से, कि अगर एक्सोथर्मिक प्रेशर है, एक्सोथर्मिक टेम्परेचर प्रोसेस है, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो बैकवर्ड जाएगा। एंडोथर्मिक है, इसमें एंडो का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो राइट हैंड साइड में जाएगा, ठीक है। ये ओके सर। सर इसमें वॉल्यूम चेंजेस भी होते हैं? नहीं, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वो तो एक ही कंटेनर में रहेगा ना। ओके सर। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको बताया था मैं, KSP जो होता है वो वट एवर इज द रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट, उसके टर्म में होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या हो गया, ए बी हो गया जो कि जा रहा है ए प्लस प्लस बी माइनस में, तो यहाँ पे जस्ट सपोज कर लेंगे इसका सॉल्युबिलिटी ऐसा है, इसका सॉल्युबिलिटी ऐसा है। अब KSP लिखेंगे इस इक्वेशन के लिए, तो प्रोडक्ट के टर्म में होता है, यहाँ पे ए प्लस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी माइनस आ जाएगा। अब इसका सॉल्युबिलिटी क्या है, ए प्लस का एस है और इसका एस है, तो यहाँ पे KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर इज इक्वल टू KSP हो जाएगा। तो एस इज इक्वल टू अंडर रूट KSP हो जाएगा। इनकेस अगर मान लीजिए आपके पास दे दिया AB2, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, ए प्लस टू जाएगा और 2B माइनस होगा। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्युबिलिटी देखें एस, तो ये इसका क्या होगा, 2S होगा। अब KSP जो लिखेंगे, KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी माइनस का पावर 2। अब यहाँ पे आ जाएगा एस इंटू 2S का होल स्क्वायर, 2 जो 4, 4S क्यूब हो जाएगा। यही तो होता है KSP, सिंपल सी बात है। इस पे तो बहुत सारे सवाल किए थे हम लोग। अब जो भी वैल्यू दिया है उसको पुट करके हम निकाल लेंगे। ओके सर। तो यहाँ आपका सिलेबस खत्म होता है, कल ही पेपर है ना। यस सर कल।
चलिए ऑल द बेस्ट, सही से पेपर दीजिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू।